पूरी राजधानी जानती थी कि बिजनेस टाइकून राजवीर मल्होत्रा अपनी पत्नी वंदना से पागलों की तरह प्यार करता था। जिस दिन वंदना की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसी रात राजवीर के आधे बाल सफेद हो गए थे। उसके बाद वो पहले से भी ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक इंसान बन गया। उसका अपने बेटे आरव के साथ रिश्ता भी धीरे धीरे इतना खराब हो गया कि दोनों बाप बेटे कम, दुश्मन ज्यादा लगते थे। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि राजवीर अपने बेटे के लिए नई मां ढूंढने को तैयार हो गया है, और मैं उन लड़कियों में शामिल थी जिन्हें उसके बंगलों में बुलाया गया था। कुकिंग टेस्ट के दिन बाकी लड़कियां फैंसी इटालियन डिशेस और एक्सपेंसिव डेजर्ट्स बना रही थीं। मैंने प्लेट में गर्मागर्म बदबू वाला टोफू रख दिया। पूरा हॉल चुप हो गया। टैलेंट राउंड आया तो किसी ने पियानो बजाया, किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी ने क्लासिकल डांस किया, और मैं लॉन के बीचों बीच खड़ी होकर ची करने लगी। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूं। फिर आखिरी सवाल पूछा गया, आप मिस्टर राजवीर के बारे में कितना जानती हैं? बाकी लड़कियां उसके बिजनेस एम्पायर, अवार्ड्स और सक्सेस स्टोरीज गिनाने लगीं। मैं धीरे से उसके पास झुकी और फुसफुसाई, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी लेफ्ट साइड पर कमर के नीचे एक तिल है। राजवीर का चेहरा उसी पल जम गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उस रात मुझे सीधे बेसमेंट में बंद कर दिया गया। राजवीर ने मेरी कनपटी पर गुण टिकाई हुई थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? मेरे पैर कांप रहे थे। मैं तुरंत घुटनों पर बैठ गई, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर उसके पीछे गई, जहां एक औरत की आत्मा हवा में घबराई हुई इधर उधर उड़ रही थी। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे सब सही सही बताया था। मैं अंदर ही अंदर चीख पड़ी, दीदी, आपने जो बताया था वही तो किया मैंने। आपने ही कहा था कि राजवीर को स्टिंकी टोफू पसंद है। आपने ही कहा था कि वो आपको टैच ही करते घंटों देखा करता था। फिर गलती कहाँ हो गई? लेकिन असली समस्या कुछ और थी। एक आम इंसान को ये कैसे पता हो सकता था कि राजवीर के शरीर पर कहाँ तिल है? मुझे बोलते ही समझ आ गया था कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। उधर राजवीर मेरी तरफ झुक गया। गुण अब और जोर से मेरी स्किन से लग रही थी। गलतफहमी। उसने हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी मजाक नहीं था। मैंने इस शहर में नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए लोगों की औकात देखी है। तुम्हें सच में लगा तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? मैंने कांपते हाथों से माथे का पसीना पोंछा। सामने बैठा आदमी बेहद खतरनाक था। शार्प जॉलाइन, भारी आवाज, और ऐसी प्रेजेंस की सीधे आंखों में देखने की हिम्मत ही ना हो। 40 की उम्र में भी पूरा दिल्ली सर्कल उससे डरता था। और सच कहूं, वो गलत भी नहीं था। उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। राजवीर ने अचानक गुण नीचे कर दी, टेबल से सिगरेट उठाई, आराम से जलाकर एक लंबा ड्रैग लिया। धीरे धीरे स्मोक बाहर छोड़ते हुए वो जैसे पुरानी यादों में खो गया। तुम्हें पता था मैं और वंदना पहली बार क्या खाए थे? तुम्हें उसका फेवरेट स्पोर्ट पता था? तुम्हें वो बातें भी पता थी जो मीडिया तक नहीं जानती? उसकी आवाज अचानक और ठंडी हो गई। ये सब पता करने में काफी मेहनत लगी होगी। वो मेरी तरफ झुका। 3 मिनट देता हूं। सब सच बता दो, वरना मेरे पास लोगों से सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। मेरे दिल की धड़कन सच में रुकने लगी थी। तभी बगल में खड़ी वो आत्मा फिर घबराकर बोलने लगी, ये नहीं हो सकता। राजवीर तो बाहर से बस थोड़ा कोल्ड है, अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान? मैंने डरते हुए देखा। राजवीर बिल्कुल कैजुअली अपनी गुण में बुलेट्स भर रहा था। ठक! मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं तुरंत उसके पैरों से लिपट गई। रुको मिस्टर मल्होत्रा, मैं सच बोल रही हूं। मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं बचपन से भूत देख सकती हूं। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। मैं खुद अपनी बात बोलते हुए पागल लग रही थी।
लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। बहुत सालों तक मैं डरती रही, रोती रही। मुझे लगा मैं मेंटली सिक हूं। फिर धीरे धीरे मैंने प्रिटेंड करना सीख लिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन 1 महीने पहले मैंने कांपती उंगली से बगल की तरफ इशारा किया। वंदना जी की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई। उधर हवा में तैरती वो गोस्ट अचानक एक्साइटेड हो गई। अरे, तुम्हें सच में मैं दिख रही हूं। थैंक गॉड। प्लीज मेरी मदद करो ना। राजवीर को बता दो मैं आज भी उससे प्यार करती हूं। अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी ना, मैं तुम्हें 10 करोड़ दिलवा दूंगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। बस, अब मैं ऑफिशियली पागल लगने वाली थी। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। कितने पैसे? वंदना की गोस्ट तुरंत एक्साइटेड हो गई। 10 करोड़। मेरी आंखें अपने आप बड़ी हो गईं। वो जल्दी जल्दी बोलने लगी। सच में, बस छोटा सा काम है। मेरे हस्बैंड और बेटे का ख्याल रख लो। मेरे मरने के बाद दोनों का रिश्ता बहुत खराब हो गया है। अब तो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। बस मेरे घर जाकर थोड़ी मदद कर दो। मैं अभी भी हेजिटेंट थी। तभी उसने जल्दी से जोड़ दिया। राजवीर बुरा इंसान नहीं है। हाँ, थोड़ा कोल्ड रहता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और ऑनेस्टली, उसे खुश करना भी मुश्किल नहीं है। फिर वो कॉन्स्पिरेशनल अंदाज में मेरे करीब तैर कर आई। और सुनो, मरने से पहले मैंने एक बैंक कार्ड छुपाया था। मैं तुरंत सीधी बैठ गई। वो फुसफुसाई, मेरी सीक्रेट सेविंग्स। अगर तुम मेरी मदद करोगी ना, वो कार्ड तुम्हारा। उसमें पूरे 10 करोड़ 12,53,440 रुपए हैं। मैं कुछ सेकंड तक उसे ब्लैंक होकर देखती रही। इतना एग्जैक्ट अमाउंट कोई झूठ बोलकर याद नहीं रखता। मतलब पैसे सच में थे। और सच कहूं, मैं बुरी तरह टेम्प्टेड हो चुकी थी। मैं वाइट फैमिली की दूसरी बेटी थी, लेकिन नाम की ही, क्योंकि मैं इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। उस घर में मेरी औकात नौकरों से भी बदतर थी। ना किसी को मेरी परवाह थी, ना प्यार। मैं बस किसी भी तरह उस घर से निकलना चाहती थी। मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन हर सपना जाकर पैसों पर अटक जाता था। बहुत सोचने के बाद मैंने हाँ बोल दी। और अब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा था। मैं डर के मारे राजवीर के पैरों से चिपकी हुई थी। मिस्टर मल्होत्रा, सच कहूं तो आपकी वाइफ मेरे सपनों में आती हैं। मैंने जल्दी से वर्डिंग बदली। मतलब, ऐसा नहीं कि मैं भूत देखती हूं। बस, ड्रीम्स में मैसेजेस मिलते हैं। सुनने में दोनों ही पागलपन लग रहे थे, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा कम डेंजरस था। राजवीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसने नीचे नजर झुका ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। मुझे लगा शायद अब मैं बच जाऊंगी, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। झूठ। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। अगर वो सपनों में आ सकती है, उसकी पकड़ और कस गई, तो फिर मेरे सपनों में क्यों नहीं आती? मेरी सांस रुकने लगी। चेहरा लाल पड़ गया। मैं उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं थी। उधर वंदना की आत्मा घबराकर इधर उधर घूमने लगी। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? राजवीर पहले ऐसा नहीं था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ पकड़ते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, क्योंकि वो आज भी आपको ब्लेम करती हैं। राजवीर की आंखें उसी पल सिकुड़ गईं। उसका हाथ तुरंत ढीला पड़ गया। मैं जमीन पर गिरते ही जोर जोर से खांसने लगी। कुछ देर बाद जब सांस नॉर्मल हुई, मैंने उसकी तरफ देखा। आप अच्छी तरह जानते हैं उस साल क्या हुआ था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आप दोनों की लड़ाई हुई थी, और गुस्से में वो घर से निकल गई थीं। फिर वही कार एक्सीडेंट। राजवीर का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर उस दिन आप थोड़ा सा भी झुक जाते, तो शायद वो आज जिंदा होती। मिस्टर मल्होत्रा,
आपकी वाइफ आज भी आपको उसी बात के लिए ब्लेम करती हैं। शायद इसलिए वो आपके सपनों में नहीं आती। उस पल पहली बार मैंने राजवीर के चेहरे पर दरार देखी। उसकी सारी कठोरता जैसे कुछ सेकंड में टूट गई। उसकी आंखों में एक साथ गिल्ट, द रिग्रेट और दर्द दिख रहा था। गुण पकड़ते हुए उसकी उंगलियों की नसें उभर गई थीं। उसकी सांसें भी अनस्टेबल हो चुकी थीं। मैं डर के मारे धीरे धीरे उससे दूर सरक गई। बस यही डर था कि कहीं इमोशनल होकर ट्रिगर ना दब जाए। कई मिनट तक वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी पूरी बॉडी जैसे ढह गई। जो आदमी अभी तक पहाड़ जैसा लग रहा था, वो अचानक बहुत थका हुआ इंसान दिखने लगा। उसने अपना चेहरा हाथों से रगड़ा और धीमे से बड़बड़ाया, ये सब डिजर्व करता हूं मैं। फिर वो बिना मेरी तरफ देखे कमरे से बाहर चला गया। बाहर से बटलर की आवाज आई, सर, अंदर वाली यंग लेडी का क्या करना है? कुछ सेकंड बाद राजवीर की थकी हुई आवाज सुनाई दी, गेस्ट रूम तैयार करो। जी, सर। उस रात मैं पेन मैंशन के गेस्ट रूम के सॉफ्ट बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन मौत से इतनी करीब जाकर आने के बाद मेरा पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। उधर वंदना मेरे बगल में बैठी धीरे धीरे बोल रही थी। मैं सच में उसे ब्लेम नहीं करती। उसने उदास होकर दरवाजे की तरफ देखा जहां से राजवीर गया था। उसे इतना टूटा हुआ देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। मैं उसे घूरती रह गई। दीदी, अगर मैं वो सब नहीं बोलती ना तो अभी तक मर चुकी होती। वंदना ने तुरंत हाथ हिलाया। अरे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। बस थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुराई। शायद गोस्ट बने इंसान का दिमाग धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है। मैंने तकिया खींचकर सिर के नीचे रखा। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया और डर कम करने के लिए सोने की कोशिश की। पता नहीं कब आंख लग गई। जब उठी तो देखा वंदना खिड़की पर अकेली बैठी बाहर देख रही थी। पहली बार वो मुझे डरावनी नहीं, बस बहुत लोनली लगी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, उस दिन आखिर लड़ाई किस बात पर हुई थी, तुम्हारी और राजवीर की? वंदना कुछ सेकंड चुप रही। उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। क्योंकि तभी नीचे से जोरदार धमाका सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेन डोर लात मारकर खोला हो। फिर एक लड़के की गुस्से से भरी आवाज पूरे मैंशन में गूंज गई, राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी औरत को घर लाने की? माँ की कोई रिस्पेक्ट है भी या नहीं तुम्हारे अंदर? बाहर निकलो। क्या हुआ? डर लग रहा है सामने आने में? राजवीर, यू ब्लडी कावर्ड। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ओह, पेन फैमिली का तूफान वापस आ गया था। वंदना ने बताया था कि जब उसकी मौत हुई थी तब उसका बेटा सिर्फ 7 साल का था। अब 10 साल बाद वो 17 का हो चुका था। प्योर रिबेलियस फेज में। पूरी दिल्ली में बाप बेटे के टॉक्सिक रिलेशनशिप की बातें फेमस थीं। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी तेज कदमों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजने लगी। धड़ाम। मेरे कमरे के बाहर किसी ने जोर से लात मारी। वो औरत अंदर छिपी है ना? बाहर निकल। बटलर तुरंत बीच में आया। यंग मास्टर, अंदर वाली लड़की गेस्ट है। गेस्ट माय फुट। पक्का कोई चीप वुमन होगी जिसे राजवीर घर उठा लाया। मैं गुस्से से बिस्तर से उठ गई। इतनी देर से जान बचाने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से ये बदतमीज लड़का। मैंने दरवाजा झटके से खोल दिया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सामने खड़ा लड़का कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा और तभी मुझे एहसास हुआ, ये बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है। सेम शार्प नोज, सेम जॉलाइन, बस आंखें वंदना जैसी थीं। थोड़ी नरम, लेकिन उसका एटीट्यूड देखकर साफ था कि ये बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है। आर्यन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरस्कार से हंसा। तुम जैसी लड़कियों की इस घर में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से।
मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। तभी वंदना मेरे पास तैरती हुई आई। अरे वाह, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, इतना हैंडसम। मैंने आंखें घुमाईं, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने अगला डायलॉग मारा। डियर, एक थप्पड़ मारो इसे। मैं जम गई। क्या? लेकिन अगले ही सेकंड पता नहीं क्यों मेरे अंदर भी आग लग गई। मैंने हाथ उठाया और धाड़ से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। चटाक। पूरा हॉलवे शांत हो गया। आर्यन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। वो कुछ सेकंड तक शॉक में खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? बटलर का चेहरा भी खराब हो गया। मिस वाइट, आप गेस्ट हैं, लेकिन यंग मास्टर पर हाथ उठाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आर्यन पूरी तरह फट पड़ा। वो पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा। उसके चेहरे से लग रहा था सच में मुझे फाड़ डालेगा। बटलर ने डर के मारे तुरंत उसे पीछे से पकड़ लिया। यंग मास्टर, प्लीज काम डाउन। मैं डरते हुए पीछे हटने लगी। फिर धीरे से वंदना से फुसफुसाई। अब? वंदना ब्लैंक होकर मुझे देखने लगी। है? मैंने आंखें फाड़ दीं। मतलब थप्पड़ के बाद क्या करना है? तुमने बिना सोचे मुझे उससे पिटवा दिया। वो ऑकवर्ड होकर मुस्कुराई। एक्चुअली, आगे का नहीं सोचा। मैंने इतनी जोर से आंखें घुमाईं कि खुद बेहोश होते होते बची। फिर से फंस गई मैं। तभी नीचे से भारी कदमों की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? राजवीर की आवाज सुनते ही पूरा माहौल जम गया। आर्यन भी रुक गया। उसने बटलर का हाथ झटक दिया और लाल आंखों से अपने पिता की तरफ मुड़ा। उसके गाल पर अब भी मेरे हाथ का निशान था। राजवीर की नजर जैसे ही उस लाल निशान पर गई, उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया। और तभी आर्यन ने नफरत से भरी आवाज में कहा, राजवीर, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। आर्यन की आंखें लाल थीं। कुछ दिनों बाद मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और तुम अभी इस औरत को घर लेकर आए हो। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाई। ऊपर से इसे मुझ पर हाथ उठाने दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से। जरा भी डर नहीं लगता तुम्हें? अगर मॉम ऊपर से देख रही होंगी तो क्या सोचेंगी? पूरा हॉलवे अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राजवीर की तेज नजर सीधी मुझ पर आकर रुकी। यू हिट हिम। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कुछ बोलती उससे पहले आर्यन हंस पड़ा। डैड, प्लीज, ये लड़की आपकी परमिशन के बिना इस घर में सांस भी नहीं ले सकती। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। अब तीनों आदमी, राजवीर, आर्यन और बटलर, मुझे घूर रहे थे। मैंने 2 बार आंखें झपकाईं, फिर अचानक धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गई। अरे! मैंने माथा पकड़ लिया। ये क्या हो गया? मैंने कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखा। मैं तो सो रही थी ना। मैं यहाँ नीचे कैसे आ गई? फिर मैंने शॉक होने का एक्टिंग करते हुए आर्यन के गाल की तरफ देखा। अरे बाप रे! इस हैंडसम लड़के के चेहरे को क्या हुआ? इतना लाल क्यों है? आर्यन ने डिसगस्ट से मुझे देखा। क्या चीप ड्रामा कर रही हो तुम? मैंने भोलेपन से सिर हिलाया। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो, मैं तुरंत राजवीर के पास भागी। ओह हाँ, मिस्टर मल्होत्र, अभी अभी आपकी वाइफ फिर से मेरे सपने में आई थी। राजवीर ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे अभी गोली मार देगा। क्लियरली अब वो मेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं करता था। मैंने चुपके से डर निगला और कहानी बनाती रही। सच में, मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो वहां बैठी थीं। गार्डन के रोजेस देख रही थीं। कह रही थीं कि ये रोज प्लांट उन्होंने खुद लगाया था। मैंने आर्यन की तरफ देखा। जब यंग मास्टर 5 साल के थे, तब बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। तीनों आदमी एकदम फ्रीज हो गए। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। लगता है तीर सही जगह लगा। मैंने दुखी चेहरा बनाकर आगे कहा,
वो बहुत उदास लग रही थीं। कह रही थीं कि उनका बेटा अब बिगड़ गया है और अगर मौका मिले ना, मैंने धीरे से कहा, तो वो खुद उसे 2 थप्पड़ लगाना चाहेंगी। वंदना बगल में खड़ी लिटरली शॉक्ड होकर मुझे देख रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और एक्टिंग जारी रखी। फिर उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए मेरा बॉडी बोरो करना चाहती हैं। मैं डर के मारे उठ गई। मैंने मासूम चेहरा बनाकर आर्यन को देखा। यंग मास्टर, क्या मैंने सच में आपको थप्पड़ मारा? सॉरी, शायद मुझे पोजेस कर लिया गया था। पूरा माहौल फिर जम गया। राजवीर ने इंस्टिंक्टिवली बटलर की तरफ देखा। बटलर तुरंत घबरा गया। सर, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं और ही था। वो ऑलमोस्ट चीख पड़ा। तुम्हें रोज प्लान के बारे में कैसे पता? किसने बताया तुम्हें? फिर उसकी नजर धीरे धीरे अपने पिता पर गई। आपने बताया इसे? उसकी आवाज में दर्द था। आपको क्या हक है मॉम की बातें किसी और औरत को बताने का? उसने नफरत से हंसते हुए कहा। राजवीर, मॉम सच में ब्लाइंड थी जो उन्होंने आपसे प्यार किया। चटाक। इस बार दूसरा थप्पड़ उसके पिता ने मारा था। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया। यहाँ तक कि वंदना भी फ्लोटिंग रोककर अपने बेटे को ब्लैंक होकर देखने लगी। आर्यन ने धीरे से अपना गाल छुआ, फिर बिना मुस्कुराए हंसा। उसकी आंखें देखकर सच में डर लग रहा था, जैसे वो मेंटली टूट चुका हो। उसने बटलर को जोर से धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ भाग गया। बटलर घबरा गया। सर, बाहर बारिश हो रही है। यंग मास्टर बहुत गुस्से में है। इस हालत में बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। जाकर रोकिए उन्हें। राजवीर वहीं खड़ा रहा। उसकी छाती कई बार ऊपर नीचे हुई। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। बटलर ने धीरे से कहा, सर, अगर अभी नहीं गए ना तो शायद वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं यंग मास्टर का टेम्पर। कुछ सेकंड बाद राजवीर ने आंखें खोलीं। उसने मुझे एक अजीब नजर से देखा, फिर बिना कुछ बोले बटलर के साथ नीचे चला गया। जैसे ही वो गए, मैं तुरंत हाथ जोड़कर हवा में बोलने लगी। मैं यहीं रहूंगी, मिस्टर मल्होत्रा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगी। दरवाजा बंद होते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। पागल। बाप बेटा दोनों पूरे पागल हैं। ये घर बहुत डेंजरस है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सिर्फ कुछ सेकंड में मैंने फैसला कर लिया। मैंने तुरंत वंदना की तरफ देखा। सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें मुझसे एग्जैक्टली क्या काम करवाना है? जल्दी बताओ। काम खत्म होते ही मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। वंदना फिर से खिड़की पर जाकर बैठ गई। नीचे गार्डन में बारिश रोजेस को बुरी तरह झुका चुकी थी। वो उन्हें चुपचाप देखती रही। फिर धीरे से बोली, मैं चाहती थी तुम बाप बेटे का रिश्ता ठीक कर दो। मैं तुरंत बैठ गई। क्या? ये कोई छोटा काम है? ये तो थेरेपी लेवल प्रॉब्लम लग रही है। मैं तुरंत मना करने वाली थी, लेकिन वो आगे बोल पड़ी। लेकिन अब समझ आ रहा है कि हालात मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। शायद मैंने तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा ली। मैं थोड़ी शांत हुई। चलो, कम से कम इसे रियलिटी समझ आ रही है। मैंने पूछा, तो अब? वंदना ने खाली नजरों से बाहर देखा। पता नहीं, मैं खुद बहुत लॉस्ट फील कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। मैं वापस बिस्तर पर गिर गई। जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे साफ समझ आ चुका था। मैं एक अनरिलायबल गोस्ट के साथ फंस चुकी थी, और वो 10 करोड़ कमाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। नींद वैसे भी गायब हो चुकी थी। मैंने करवट लेकर उससे पूछा, वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया, उस दिन तुम्हारी और राजवीर की लड़ाई आखिर हुई किस बात पर थी? वंदना धीरे धीरे तैरती हुई मेरे पास आकर लेट गई। उसके आसपास हमेशा हल्की ठंड रहती थी, लेकिन अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। सच कहूँ तो मैं फुल गॉसिप मूड में थी। वंदना ने होंठ खोले। मुझे याद नहीं। मैं कुछ सेकंड ब्लैंक पड़ी रही।
फिर छत की तरफ देखकर बड़बड़ाई, वाह, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार गया। बस अब सोने का टाइम था। वैसे भी गॉसिप ना मिलने का मुझे इतना दुख नहीं था। गोस्ट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जितना ज्यादा वो इंसानों की दुनिया में भटकते रहते हैं उतनी ही उनकी मेमोरीज फेड होने लगती हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी मौत और उससे जुड़ी बातें भूलने लगती हैं। वंदना धीरे से बोली, सॉरी डियर, तुम सो जाओ। उसे नींद की जरूरत नहीं थी, इसलिए बॉर्डम में वो कमरे से बाहर घूमने निकल गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखा मैं अभी भी जाग रही हूँ। वो मेरे बिस्तर के पास बैठ गई और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगी। मैं थोड़ा चौंकी। ये कौन सा गाना है? वो मुस्कुराई, खुद बनाया था। मैं आर्यन को बचपन में यही लल्लेबाय सुनाकर सुलाती थी। फिर उसने हिचकते हुए पूछा, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? मैंने तकिए में चेहरा छुपा लिया, नहीं, बहुत अच्छा है। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से कहा, एक बार और गाओ ना। वंदना की आंखों में हल्की वार्मथ आ गई। जरूर, मैं बचपन से ऑर्फनेज में पली थी। कुछ महीने पहले ही वाइट फैमिली मुझे अपनी खोई हुई बेटी बताकर घर लाई थी, लेकिन उस घर में भी मुझे कभी अपनापन नहीं मिला। ठंडी नजरें, ताने, दूरी, बस यही सब देखा था मैंने। किसी का मुझे प्यार से सुलाना, ये फीलिंग मेरे लिए बिल्कुल नई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये सब मुझे एक गोश्त दे रही थी, एक ऐसी औरत जिससे मेरा कोई रिश्ता तक नहीं था। दिल में अजीब सा एहसास लिए मैं धीरे धीरे उसकी आवाज सुनते सुनते सो गई। उस रात के बाद कई दिनों तक मेरी राजवीर से मुलाकात नहीं हुई। बटलर ने बताया वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। सुनकर मुझे सच में राहत मिली। कम से कम कुछ दिन शांति से तो गुजरेंगे। मैंने पूरे 2 दिन लिटरली कुछ नहीं किया, बस खाया, सोई और मैंशन में घूमती रही। फिर मंडे शाम को बटलर मेरे कमरे के बाहर आया। मिस वाइट, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा है कि जब तक वो बाहर हैं, आप यंग मास्टर को स्कूल से पिक कर लें। मैंने तुरंत ना बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन बगल में खड़ी वंदना मुझे इतनी उम्मीद से देख रही थी कि मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है। स्कूल जाते हुए रास्ते भर वंदना मेरे कान खाती रही। आर्यन बचपन में कितना प्यारा था। मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। स्कूल गेट पर जाते ही मुझे हाक करता था, फिर बोलता, मम्मी, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। ड्राइवर को शक ना हो इसलिए मैं चुप रही। वंदना को वैसे भी मेरी रिप्लाई की जरूरत नहीं थी। वो कार विंडो से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। स्कूल गेट पर पहुंचते ही मुझे आर्यन तुरंत दिख गया। वो भीड़ में भी अलग नजर आता था। टॉल, हैंडसम, बिल्कुल अपने बाप जैसा। मैं उसे आवाज देने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा, वो एक लड़की के सामने जाकर रुक गया। लड़की अपनी बाइसिकल पकड़े खड़ी थी। सिंपल पॉनीटेल, इनोसेंट फेस और आंखें लाल। आर्यन उसके सामने झुक गया। काव्या, तुम रो क्यों रही हो? फिर उसने बाइसिकल की तरफ देखा। अरे, तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया, अब घर कैसे जाओगी? काव्या ने होंठ भींच लिए लेकिन कुछ नहीं बोली। आर्यन तुरंत मुस्कुराया। ऐसा करो, मेरी कार से घर चली जाओ, ड्राइवर अभी आता होगा। बगल में खड़ी वंदना तो खुशी से पिघल गई। देखा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। मैंने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, उसने खुद उसके टायर की हवा निकाली है। वंदना शौक में मुझे देखने लगी। क्या? मैंने हल्का सा इशारा किया। उसकी राइट इंडेक्स फिंगर देखो, उस उंगली पर अभी भी ब्लैक ग्रीज लगा हुआ था। वंदना की आंखें गोल हो गई। ये छोटा शैतान। वो उड़कर आर्यन के पास गई और हवा में उसके ऊपर इमेजिनरी पंचेस मारने लगी। उधर आर्यन अचानक कांप गया। इतनी ठंड क्यों लग रही है अचानक? मैं भीड़ चीरते हुए उसके पास पहुंची, सीधे उसका कॉलर पकड़ा
और उसे काव्या से दूर खींच लिया। फिर ड्राइवर को बुलाया। इस साइकिल को कार में रखो। मैंने काव्या की तरफ मुस्कुराकर कहा, आओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, बस एड्रेस बता देना। बेचारी अभी भी शॉक में थी जब मैं उसे रोल्स रॉयस में बैठा रही थी। आर्यन मुझे घूर रहा था जैसे अभी जिंदा गाड़ देगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन जैसे ही काव्या ने उसकी तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो दांत भींचकर धीरे से बोला, घर जाकर बात करता हूँ तुमसे। फिर वो भी कार में बैठने लगा, लेकिन मैंने उसके कपड़े पकड़कर पीछे खींच लिया। मैंने दूर बंद किया और ड्राइवर से कहा, काव्या को सेफली घर छोड़ देना। कार निकल गई। अब सड़क पर सिर्फ मैं और आर्यन खड़े थे। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने पहले अपने बाल ठीक किए और कैजुअली कहा, किड, लड़कियों को पटाने का ये तरीका बहुत बेकार है। आर्यन का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने इनोसेंट बनते हुए कहा, ओह, तुम्हें वो पसंद नहीं है? फिर उसका टायर पंक्चर क्यों किया? मैंने ड्रामेटिक तरीके से गास्प किया। अच्छा समझी, तुम एक्चुअली उससे नफरत करते हो। कोई बात नहीं, मैं जाकर उसे बोल दूंगी तुमसे दूर रहे, फिर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आर्यन लिटरली फट पड़ा। तुम पागल हो क्या? मैंने उसे देखकर एक नोइंग स्माइल दी। लगता था बेचारे को शर्म आ रही थी कि उसकी टीनेज क्रश का सीक्रेट उस इंसान ने पकड़ लिया जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो इरिटेटेड होकर तुरंत पलटा और आगे चलने लगा। मैं आराम से उसके पीछे पीछे चलती रही। देखो, अगर किसी को पसंद करते हो ना, तो सही तरीका उसे करना पड़ता है। ये जो बार बार उसे परेशान करना, तंग करना, हार्ट करना और फिर बोलना कि अटेंशन चाहिए, इससे लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती, बस तुमसे दूर भागने लगती हैं। आर्यन के कदम थोड़े धीमे पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। मैं फिर भी बोलती रही, लेट मी गेस, स्कूल में उसकी पोनीटेल खींचते होगे, जानबूझकर उसकी डेस्क से टकराते होगे, उसके पेन्स और स्टेशनरी चुराते होगे। और बस करो। आर्यन अचानक रुककर मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मैं हंसी रोकते हुए बोली, ओहो, मतलब सीधा निशाने पर लगी हूं। मैंने हाथ उठा दिए। ठीक है, चुप। वैसे मैं तो तुम्हें लड़कियां पटाने का सही तरीका बताने वाली थी। मैं सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। पीछे वंदना पूरा लाइव कमेंट्री दे रही थी। अरे, वो जमीन पर जूते घसीट रहा है, अब हमारी तरफ देख रहा है। ओह माय गॉड, अब सिर खुजा रहा है। अरे अरे, हमारे पीछे आ रहा है। मैं मन ही मन हंस पड़ी। इतने साल की लाइफ एक्सपीरियंस के बाद क्या मुझे टीनेज लड़का हैंडल करना नहीं आएगा? मैंने पास आती बस देखी और तुरंत चढ़ गई। फिर पीछे मुड़कर आवाज लगाई, जल्दी आओ, आज बस से घर चलेंगे। लगता था आर्यन पहली बार बस में चढ़ा था। वो लिटरली हर चीज क्यूरियोसिटी से देख रहा था। कभी ऊपर हैंडल पकड़ रहा था, कभी टिकट मशीन देख रहा था। फिर बहुत कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे तुम अपनी बात पूरी नहीं कर रही थीं। मैंने आईब्रो उठाई। कौन सी? वो ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगा। वही, लड़की को इम्प्रेस करने वाली। मुझे हाफ बातें पसंद नहीं। हे भगवान, कितना क्यूट संडा है ये। मैंने उसे ज्यादा टीज करना बंद किया और इस बार सीरियस होकर बोली, देखो, अगर सच में कोई पसंद है ना, तो उसे बुली करके अटेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आर्यन चुपचाप सुनता रहा और मैंने उसके कंधे पर हल्का हाथ मारा। सीधे बोलो, ये टीनेज वाला इनोसेंट टाइम होता है। यहाँ ऑनेस्टी सबसे ज्यादा काम करती है। अगर फीलिंग्स जेन्युइन होंगी ना, तो सामने वाला खुद महसूस कर लेगा। जब हम मैंशन पहुंचे, ड्राइवर पहले ही वापस आ चुका था। आर्यन सीधे उसके पास गया। काव्या घर पहुंच गई। ड्राइवर मुस्कुराया। हाँ यंग मास्टर, मैंने खुद उसे अंदर जाते देखा।
आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। ओके। उसके चेहरे पर रिलीफ साफ दिख रहा था, लेकिन फिर शायद उसे अपनी चिंता दिखाना ऑकवर्ड लगा, इसलिए वो तुरंत टॉपिक बदलकर ऊपर चला गया। बटलर मुझे देखकर जेन्युइनली सरप्राइज्ड लग रहा था। लगता है मिस वाइट और यंग मास्टर काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं। मैंने जम्हाई लेते हुए सीढ़ियां चढ़ीं। हाँ शायद। असल रीजन ये था कि बस में मैंने आर्यन से प्रॉमिस किया था, मैं पेन फैमिली में रहने नहीं वाली, ना ही उसकी स्टेपमदर बनने वाली हूँ। बस तभी से उसका एटीट्यूड थोड़ा नॉर्मल हुआ था। उस रात हमने साथ डिनर नहीं किया। हाउसकीपर्स खाना अलग अलग रूम्स में दे गए। आर्यन का कमरा ऊपर वाली फ्लोर पर था और मेरा नीचे, ताकि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। रात को मैं और वंदना बैठकर आर्यन के बचपन की फनी स्टोरीज सुन रहे थे, और ऑनेस्टली वो स्टोरीज काफी क्यूट थीं। हम दोनों हंस ही रहे थे कि तभी बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। मैं बीच में रुक गई। मैंने और वंदना ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैं धीरे से बेड से उठी। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैंने तुरंत दूर खोल दिया। सामने आर्यन खड़ा था, पूरी तरह रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं डोर फ्रेम से टिककर मुस्कुराई। तो पिछले 2 दिन से जो मेरे कमरे के बाहर कोई चक्कर लगा रहा था, वो तुम थे? चलो अब बताओ, क्या चाहिए? आर्यन ने होंठ भींच लिए, फिर धीरे से मेरी तरफ देखा। तुमने जो मॉम के बारे में कहा था, वो सच था? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। अगर सच हो तो? आर्यन ने बिना हिचक सिर हिलाया, फिर कुछ सेकंड चुप रहकर बोला, एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, मुझे लगता है मैंने मॉम को एक बार देखा था। उसने बताया कि जब वो 10 साल का था, खेलते खेलते 3rd फ्लोर बालकनी पर चढ़ गया था। नीचे यार्ड में अचानक एक स्ट्रे कैट देखकर वो डर गया और बालकनी से गिर पड़ा। जब मैं नीचे गिरा और बेहोश हो रहा था, उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे लगा मॉम मुझे पुकार रही हैं, बार बार कह रही थीं कि सोना मत, आंखें बंद मत करना। मैं चुपचाप सुनती रही। उस एक्सीडेंट में मेरी लेग टूट गई थी। सबने कहा मैं लकी था जो बच गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगा मॉम ने मुझे बचाया था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली, फिर मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो सिर्फ ड्रीम्स नहीं, क्या तुम उन्हें सच में देख सकती हो? इंस्टिंक्टिवली मेरा सिर वंदना की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज सुनाई दी, मत बताना उसे। मैं तुरंत रुक गई। मैं वंदना की चिंता समझ सकती थी। आर्यन उसे देख नहीं सकता था। अगर मैं उसे बता भी देती कि उसकी माँ यहीं उसके आसपास है, तो भी वो ना उसे छू पाता, ना उससे बात कर पाता। बस एक अनहेल्दी ऑब्सेशन शुरू हो जाती, और अगर आर्यन उस ऑब्सेशन में फंस गया, तो शायद वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। आर्यन की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखा, लेकिन साथ में जैसे थोड़ी राहत भी थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, उनके सपने आ जाना भी काफी है। फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, मिस लिडिया। सिर्फ मिस सुनकर ही मेरा दिल पिघल गया। मैंने तुरंत कहा, हाँ बोलो। वो कुछ सेकंड चुप रहा। अगर आपको फिर कभी मॉम सपने में दिखें, तो उन्हें बोलना। उसकी आवाज धीमी हो गई, कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। बस। मैं ऑफिशियली इमोशनल हो चुकी थी। कभी कभी मैं जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने उसे लिटरली माँ वाली नजरों से देखा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी। आर्यन जाने के लिए मुड़ा ही था कि मैंने पीछे से आवाज दी, कभी सोचा है, तुम्हारी मॉम शायद तुम्हें खुश देखना चाहती हों, और शायद ये भी चाहती हों कि तुम और तुम्हारे डैड फिर से ठीक हो जाओ। आर्यन के कदम रुक गए, फिर उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कभी नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं।
उस दिन के बाद आर्यन और मैं सरप्राइजिंगली काफी अच्छे दोस्त बन गए। हॉलिडेज पर मैं उसे कैंपिंग ले जाती, कभी हम किचन में सिंपल खाना बनाते और पीछे खड़ी वंदना गोस्ट शेफ बनकर इंस्ट्रक्शंस देती रहती। एक दिन मैंने और आर्यन ने मिलकर छोटा सा केक बनाया। वो इतना प्राउड था कि लगातार फोटोज खींच कर काव्या को भेज रहा था। फोन हाथ में लेकर वो लिटरली चमक रहा था। मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई। वैसे आज तुम्हारे डैड का बर्थडे भी है, एक फोटो उन्हें भी भेज दोगे? आर्यन के चेहरे की स्माइल उसी पल गायब हो गई। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। तुमने मुझसे ये केक उसके लिए बनवाया? मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई थी कि उसने पूरा केक उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। धप्प! मैं शॉक में उसे देखती रह गई। आर्यन! वो ठंडी नजरों से मुझे देखने लगा। डिस्गस्टिंग! अगर दोबारा ऐसी बेकार कोशिश की ना, तो मेरे सामने मत आना। इतनी छोटी उम्र में भी उसमें फ्यूचर सीईओ वाली स्कैरी ऑरा दिखने लगी थी। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है बाबा, गलती हो गई, सॉरी। वो बिना डिनर किए सीधा ऊपर चला गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब मुझे समझ आ रहा था कि आर्यन की अपने पिता से नफरत मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। मैंने वंदना की तरफ देखा। मैंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन रिजल्ट तुमने देख लिया। वंदना भी ऊपर अंधेरी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। फिर मैंने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो राजवीर से सिर्फ उस एक्सीडेंट वाली लड़ाई की वजह से नफरत करता, तो इतनी गहरी हेट 10 साल तक नहीं रहती। मैं सोचते हुए बोली, तुम्हारी मौत एक्सीडेंट थी। राजवीर ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। और तुम खुद कहती हो कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऊपर से राजवीर हमेशा आर्यन की जिंदगी में मौजूद भी रहा। फिर इतनी नफरत क्यों? ये बात समझ नहीं आ रही। वंदना ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं। मैंने कुछ देर सोचा। शायद आंसर उस लड़ाई में छुपा है जो तुम्हारी और राजवीर की हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वंदना को खुद याद नहीं था। हर बार याद करने की कोशिश में उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगता। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। शायद आर्यन से कुछ पता चल जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। राजवीर अभी तक बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आया था और ऑनेस्टली मैं पेन मैंशन में बॉर्डम से मर रही थी। तभी एक सुबह बटलर भागता हुआ मेरे पास आया। मिस वाइट, स्कूल से कॉल आया है। यंग मास्टर मुसीबत में पड़ गए हैं। जब मैं स्कूल पहुंची, आर्यन अभी अभी मेडिकल रूम से बाहर निकला था। उसके सिर के पीछे का थोड़ा हिस्सा शेव किया गया था। ऊपर मेडिसिन लगाकर ऑकवर्ड सा बैंडेज चिपका हुआ था। स्कूल नर्स की कटिंग स्किल्स इतनी खराब थीं कि नॉर्मली हैंडसम दिखने वाला लड़का आज कार्टून लग रहा था। काव्या उसके पास खड़ी थी। आंखें लाल थीं। वो उसे पानी की बोतल दे रही थी। थैंक यू, आर्यन, टीचर ने मुझे साइड में ले जाकर बताया। कुछ बाहर के लड़के स्कूल के रास्ते में काव्य को परेशान कर रहे थे और यंग मास्टर ने देख लिया। मैंने तुरंत समझ लिया आगे क्या हुआ होगा। आर्यन का टेम्पर तो मिसाइल से भी तेज था। टीचर ने हेल्पलेस होकर कहा, वो अकेला ही 6 लड़कों से भिड़ गया। ऑब्वियसली हार गया, लेकिन उस लड़की को बचा लिया। सारे पंचेस खुद खाए। पूरा हीरो बन गया। मैं थोड़ी दूर खड़ी होकर दोनों को देखने लगी। काव्या की नजरें आर्यन से हट ही नहीं रही थीं और उधर हमारा हीरो दर्द छुपाते हुए कूल बनने की कोशिश कर रहा था। तभी वंदना उड़ती हुई मेरे पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मैंने आर्यन के सिर का बैंडेज ध्यान से देखा। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रहा, लेकिन हेड इंजरी है, इसलिए हॉस्पिटल जाकर प्रॉपर चेकअप करवा लेते हैं। वंदना तुरंत सिर हिलाने लगी। हाँ, बिल्कुल। मैं दोनों के पास चली गई। ओए, हीरो! काव्या ने मुझे देखा तो शर्म के मारे पीछे हटने लगी।
लेकिन आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। भाग क्यों रही हो? क्या मेरे साथ दिखने में शर्म आ रही है? मैं हंसी रोक नहीं पाई। वैसे अभी तुम्हारा लुक थोड़ा फनी जरूर लग रहा है। मैंने उसका हाथ काव्या से अलग किया। काव्या ने तुरंत पोलाइटली सिर झुका दिया। क्या आप आर्यन की सिस्टर हैं? आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से इन्हें चोट लगी। वंदना उसके आसपास घूमते हुए ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई। अरे कितनी प्यारी लड़की है। मैं भी मुस्कुरा दी। अरे रिलैक्स, ये लड़का टैंक है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। बस हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। फिर मैंने कैजुअली कहा, हाँ लेकिन अब कुछ क्लासेस मिस होंगी इसकी, तो शायद तुम इसे नोट्स वगैरह दे सकती हो। काव्या ने तुरंत आर्यन की तरफ देखा। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। ऑफ कोर्स। हॉस्पिटल जाते हुए आर्यन इतना खुश था कि रास्ते भर गुनगुनाता रहा। मैंने साइड आई मारी। बहुत खुश लग रहे हो। वो मुस्कुराया। यू नो व्हाट, तुम सही थीं। किस बारे में? वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला। डायरेक्ट होना बेस्ट अप्रोच है। मैं हंस पड़ी। वाह, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स इतनी मजाक वाली नहीं थीं। डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्रेन में छोटा सा ब्लड क्लॉट दिख रहा है। फर्दर ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी। मतलब उसे रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। मैं भी मैंशन वापस नहीं गई। उसी के साथ हॉस्पिटल में रुक गई। आर्यन को वीआईपी रूम मिला था। कमरा बड़ा था, कंफर्टेबल भी। लेकिन उस रात वो बिल्कुल सो नहीं पाया। बार बार करवट बदल रहा था। कभी पानी मांग रहा था, कभी ब्लैंकेट ठीक कर रहा था। आखिर उसने मुझे भी जगा दिया। मैंने इरिटेट होकर आंखें खोलीं। सोना है या नहीं? वो सीलिंग देखते हुए बोला। नींद नहीं आ रही। फिर अचानक मेरी तरफ मुड़ा। कोई गाना सुनाओ। मैं इतनी टायर्ड थी कि बिना सोचे वही ललिबाई गुनगुनाने लगी जो वंदना मुझे सुनाती थी। कुछ लाइंस गाने के बाद अचानक मेरा दिमाग झटका खाकर जाग गया। रुको, गलती हो गई। मैंने तुरंत आंखें खोलीं। सामने वाले बेड पर आर्यन बैठ चुका था। वो मुझे घूर रहा था। ये गाना। उसकी आवाज धीमी थी। तुमने कहा सुना? फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मत कहना मॉम ने सपने में सुनाया था। अब मेरी पूरी नींद उड़ चुकी थी। मैं धीरे से उठकर बैठ गई। मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। आर्यन चुप रहा। मैंने सीधा पूछा, तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच असली प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल रूम में कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई देती रही। फिर मैंने देखा, आर्यन का पूरा बॉडी पोस्चर जैसे अचानक ढह गया। उसने धीरे से कहा, मॉम की मौत उनकी गलती थी। उसका चेहरा अंधेरे में और भारी लगने लगा, जैसे वो किसी बहुत पेनफुल मेमोरी में वापस चला गया हो। मुझे आज भी वो रात साफ याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मॉम ने डैड को फोन किया था और कुछ ही मिनटों में दोनों लड़ने लगे। उसकी आवाज कांप गई। मैंने मॉम को कभी इतना हिस्टेरिकल नहीं देखा था। मैं डर गया था। इतना डर गया कि जाकर उन्हें हक तक नहीं कर पाया। आर्यन हर बार उस रात को याद करता और उसकी नफरत फिर से जिंदा हो जाती। फोन कट होने के बाद वंदना रोते रोते सामान पैक करने लगी थी। वो आर्यन को लेकर घर छोड़ना चाहती थीं। लेकिन उससे पहले ही राजवीर वापस आ गया। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, कॉलर पर रेड मार्क्स थे और आर्यन ने दांत भींच लिए। उसके शरीर से अजीब स्मेल आ रही थी। जैसे ही वंदना ने उसे देखा, उन्होंने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। दरवाजे पर ही दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। आर्यन की आवाज धीरे धीरे भारी होती गई। डैड बार बार बस एक ही बात बोल रहा था। उसने राजवीर की आवाज कॉपी की। आई स्वेयर, बस एक बार हुआ। क्लाइंट लेकर आया था। मैं मना नहीं कर पाया। इट वॉज जस्ट बिजनेस। इतने सालों से सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने। आर्यन की आंखें लाल हो गई।
तब मैं छोटा था, समझ नहीं पाया इन बातों का मतलब क्या है, लेकिन अब समझता हूँ। वो सब चीटिंग के एक्सक्यूजेस थे। उसने मेरी तरफ देखा। डैड का अफेयर था और मॉम को उसी रात पता चला था। मेरा दिल धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। आर्यन आगे बोला, मॉम मुझे लेकर जा रही थी। तभी एक ड्रंक ड्राइवर ने हमारी कार को हिट कर दिया। मॉम ने मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद। उसकी आवाज टूट गई। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। स्कैंडल दबाने के लिए डैड ने बहुत पैसे खर्च किए। एक्सीडेंट रिकॉर्ड से मेरा नाम हटवा दिया। ऑफिशियली सिर्फ मॉम विक्टिम बनी। इतना बोलने के बाद वो लंबे समय तक चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी। लो, जानना था ना सच? यही है। मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। धीरे से मेरी नजर उसके पीछे गई। वंदना चुपचाप पीछे से अपने बेटे को पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, और शायद उसे अब सब याद आ चुका था। प्योर लव शायद सच में सिर्फ स्टोरीज में होता है। हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, ऐसे प्रॉमिसेस आखिर में मजाक बन जाते हैं। राजवीर जैसा पावरफुल आदमी, जिसके पास पैसा, स्टेटस और एंडलेस टेम्पटेशंस थे, वो आखिरकार हार गया। शायद उसे लगा होगा, बस एक बार है, बस बिजनेस डील जैसा है। घर तो आखिर अपनी वाइफ और बेटे के पास ही लौटना है, लेकिन इंसान का दिल एक बार बदलना शुरू हो जाए तो फिर वो सिर्फ एक बार नहीं रहता। सीक्रेट्स बढ़ते जाते हैं, झूठ बढ़ते जाते हैं, और एक दिन परफेक्ट दिखने वाला फैमिली भी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। फिर चाहे कितना भी प्रिटेंड कर लो, वो पहले जैसा कभी नहीं बनता। मैं और वंदना हॉस्पिटल के छोटे से कोर्टयार्ड में चुपचाप बैठे थे। कुछ देर बाद वो हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। अब मुझे सब याद आ गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद मैंने राजवीर के साथ सिर्फ सबसे खूबसूरत मेमोरीज ही याद रखी थीं। उसकी आवाज धीमी होती गई। हम पहली बार 18 की उम्र में मिले थे। 22 में शादी हुई, 23 में आर्यन हुआ। फिर वो कुछ सेकंड चुप रही, और जब वो 30 का था, तब उसने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल में हल्की चुभन हुई। वंदना कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं सब भूल गई थी। वो फाइट्स, वो रातें जब मैं पागलों की तरह उससे सवाल करती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, सब भूल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन आयरनी देखो, असल में वही चीजें थीं जो मुझे याद रखनी चाहिए थीं। मैं उसके पास चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा। लिदिया, अब मुझे समझ आ गया कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे अब राजवीर की कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ आर्यन की फिक्र करती हूँ। उसकी आंखें नरम हो गईं। क्या तुम उसके 18th बर्थडे तक उसके साथ रह सकती हो? मेरी जगह। मैं कुछ पल चुप रही। हाँ, 10 मिलियन पाउंड्स वाला रीजन तो था ही, लेकिन अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही थी। वंदना अब मेरे लिए सिर्फ गोस्ट नहीं थी, वो मेरी दोस्त बन चुकी थी। जब मैं वापस वार्ड में गई, आर्यन अभी भी जाग रहा था। वो बेड के किनारे बैठा था, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखने लगी। तुम समझ गए हो ना? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। मैंने धीमी आवाज में कहा, जैसा तुम सोच रहे थे। तुम्हारी मॉम सच में यही है। आर्यन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। मैंने धीरे से कहा, रोना मत। मैं खिड़की तक गई और कर्टन्स हटा दिए। मूनलाइट पूरे कमरे में फैल गई। फिर मैंने टेबल की तरफ इशारा किया। वहां पानी का ग्लास रखा था। कुछ सेकंड बाद साफ टेबल पर धीरे धीरे पानी की बूंदें बनने लगीं। और फिर शब्द उभर आए, आर्यन। मॉम हमेशा यही थी। आर्यन की सांस अटक गई।
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जैसा उसने कहा था। जब वो तीसरी मंजिल से गिरा था, तब सच में उसकी माँ ने उसे बचाया था। वो कोई इमेजिनेशन नहीं था। वंदना ने मुझे बताया था कि जितना लंबा कोई गोस्ट इस दुनिया में रहता है, उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होती जाती है, और उस एनर्जी से वो छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे वास गिराना या पानी से वर्ड्स लिखना। मैंने एक बार मजाक में उससे कहा था, कुछ साल और रुकोगी ना, तो खुद जाकर उस बदमाश लड़के को थप्पड़ मार पाओगी। वंदना हंस पड़ी थी। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ साल और रुक गई, तो शायद फिर रीइंकारनेट नहीं कर पाऊंगी। उस दिन उसकी आवाज अचानक बहुत हल्की हो गई थी। लिदिया, मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगी। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। वो खाना पूरा फिनिश करने लगा, एक भी क्रम प्लेट में नहीं छोड़ता था। खाना खत्म करके टेबल की तरफ देखता और बोलता, मॉम, मैंने सब खा लिया। फिर टेबल पर पानी की बूंदें बनती। गुड। वो क्लास में ध्यान देने लगा। टीचर से क्वेश्चंस पूछता। मॉम, मैं डेफिनेटली अच्छे यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। वेरी गुड। स्कूल के बाद रनिंग करने जाता। मॉम, देखो ना, लगता है मैं लंबा हो गया हूं। ब्रिलियंट। बटलर भी नोटिस करने लगा था। एक दिन ब्रेकफास्ट पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर बहुत बदल गए हैं लेटली। मैंने मिल्क पीते हुए कैजुअली पूछा, कैसे? बटलर जेन्युइनली खुश लग रहा था। अब वो ज्यादा चेयरफुल हैं, लोगों से बात करते हैं, घर भी पहले जैसा भारी नहीं लगता। फिर वो मुस्कुराया। इसका क्रेडिट मिस वाइट को जाता है, मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी उसने अचानक कहा, बाय द वे, मिस्टर मल्होत्रा आज रात वापस आ रहे हैं। मेरे हाथ का मिल्क उसी पल बेस्वाद हो गया। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। मुझे थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। कमरे में पहुंचते ही मैंने वंदना को डांटना शुरू कर दिया, तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी इतना वेस्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारी सोल बहुत वीक हो गई है। सच में। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उसके मुकाबले अब वो काफी ट्रांसपेरेंट लगने लगी थी। वंदना ने मुझे थपथपाया। ओके बाबा, समझ गई। फिर वो टीजिंग स्माइल के साथ बोली, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है? मैंने तुरंत मुंह बना लिया। अपने आप को ज्यादा स्पेशल मत समझो, मुझे बस अपने पैसे की चिंता है। तुम गायब हो गई ना, तो मुझे कौन पे करेगा? वंदना हंस पड़ी। कार्ड नीचे लिविंग रूम में पेंटिंग के पीछे है। पिन है 1,56,752। जाकर अभी ले लो। मैं रुक गई। लेकिन मैंने अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं किया। वो धीरे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, तुमने ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दी। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। मेरे दिल में अचानक अजीब सी कसक हुई। ये गोस्ट इतनी अच्छी क्यों है? इंसान को और सैड फील होता है, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। मैं तुरंत बेड से कूदकर उठी। ठीक है फिर, कार्ड तो ले ही लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मेरा पूरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया। धप्प। मैं सीधा फ्लोर पर गिर गई। पूरे शरीर में अजीब सी सुन्नता फैल गई। सिर घूमने लगा। लिदिया। वंदना घबरा गई। क्या हुआ? मैंने मुश्किल से सिर उठाया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। घबराओ मत, मैं आर्यन को बुलाती हूँ। वंदना तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, धड़ाम, कोई इनविजिबल फोर्स उसे पीछे फेंककर कमरे में गिरा गया। वो शॉक में खड़ी रह गई। ये क्या? दरवाजे के बाहर क्या है? मैं बाहर नहीं जा पा रही। मेरे शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने मुश्किल से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसी वक्त क्लिक, दरवाजा खुला। राजवीर अंदर आया और उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी था, जिसने वेस्ट कोट पहन रखा था।
मेरी नज़र धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तभी अचानक मुझे समझ आया, मुझे ड्रग दिया गया था। वो मिल्क जो बटलर ने मुझे दिया था। मेरे कानों में अजीब बजिंग हो रही थी। उसी के बीच उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सर, आप सही थे। वो दुबला पतला आदमी धीमी आवाज में बोला, मैडम की सोल सच में इसी कमरे में है और इस लड़की के पास नेचुरल स्पिरिचुअल साइट है। इसका बॉडी सोल ट्रांसफर के लिए परफेक्ट वेसल बनेगा। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। राजवीर की आवाज आई, तो फिर अभी शुरू करो। काम खत्म होने के बाद तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। वंदना की घबराई हुई आवाज लगातार मेरे आसपास गूंज रही थी। लिदिया, लिदिया, उठो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन मैं अब खुद को पकड़कर नहीं रख पा रही थी। सब कुछ अंधेरा होने लगा और आखिरकार मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली, पहला सवाल यही था, क्या मैं मर गई? वेल, पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ बहुत गलत हो चुका था। मैंने नीचे देखा, मेरा शरीर ट्रांसपेरेंट था और उसी वक्त बेड पर पड़ी मैंने आंखें खोल दीं। नहीं, वो मैं नहीं थी। उस बॉडी में अब वंदना थी। उसने सामने खड़े राजवीर को देखा और उसकी आंखों में डर चमक उठा। राजवीर, तुमने क्या किया? लेकिन राजवीर के चेहरे पर खुशी फैल चुकी थी। वो ऑलमोस्ट टूटकर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। थैंक गॉड, वंदना, तुम वापस आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। अब हम फिर से फैमिली बन सकते हैं। इन सालों में तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं पाया। मैं तुम्हें दोबारा कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी मुझे सब समझ आया। किसी तरह उसने वंदना की सोल मेरे शरीर में डाल दी थी और मेरी सोल बाहर धकेल दी गई थी, यानी पोजेशन। लेकिन एक सेकंड, मैं तो जिंदा इंसान हूं। तो मेरा क्या? मैं पैनिक में वंदना के सामने हाथ हिलाने लगी। हे, कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। मैंने अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। मैंने अब्रॉड जाकर पढ़ाई भी नहीं की। प्लीज वापस बदलो सब। तभी वंदना को भी पूरी सिचुएशन समझ आई। उसने तुरंत राजवीर को जोर से धक्का दिया। लिदिया कहाँ है? राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अब तुम ही लिदिया हो। वंदना की आंखें फैल गईं। और उसकी सोल, तुम उसे ऐसे ही मरने दोगे? राजवीर का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसने वंदना के कंधे कसकर पकड़ लिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी कोई मायने नहीं रखता। मेरे अंदर गुस्से से आग लग गई। वंदना उसे घूरती रही। सच में? 10 साल पहले ये डिवोशन कहा था, जब तुम दूसरी औरतों के साथ सो रहे थे। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। वंदना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब जब मैं मर चुकी हूं, तब तुम्हें सडनली महान प्रेम याद आ रहा है। लोग कहते हैं तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे और अब तुम खुद भी उस झूठ पर बिलीव करने लगे हो। वो उसके और करीब झुकी। लेकिन राजवीर, तुम सबसे ज्यादा सिर्फ खुद से प्यार करते हो। ये ड्रामा बंद करो। मुझे छोड़ दो। मैं वापस नहीं आना चाहती। मैं तुम्हारे साथ दोबारा जिंदगी बिताना तो बिल्कुल नहीं चाहती। वंदना उसके हाथों से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी कमरे के कोने में खड़ा वो पतला आदमी पहली बार बोला, मिस्टर मल्होत्र, बॉडी और सोल को पूरी तरह मर्ज होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इस दौरान मैडम की इमोशन स्टेबल रहनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में एक ग्रे डॉल था, जिस पर लाल रंग के अजीब सिंबल्स बने हुए थे। उसे देखते ही मेरी आत्मा तक कांप गई। उस डॉल से कुछ बहुत गलत एनर्जी आ रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ, मेरी सोल जैसे किसी ताकत से खिंच रही थी। मैं तुरंत चिल्लाई, वंदना, उसके हाथ वाला डॉल, उसे डिस्ट्रॉय करो। वंदना ने भी उसे नोटिस किया।
वो तुरंत राजवीर को धक्का देकर उस आदमी की तरफ भागी, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। राजवीर ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। वंदना, उसकी आंखें लाल थीं। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? उसने अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा लिया। हमने 12 साल साथ बिताए। पूरा 12 साल। वंदना बिल्कुल शांत हो गई। फिर ठंडी आवाज में बोली, तो क्या तुमने 12 साल का प्यार एक बिट्रेयल से फेंक दिया, तो मैं भी उतनी आसानी से अपना प्यार फेंक सकती हूँ। राजवीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अगर प्यार नहीं था तो वापस क्यों आई? वंदना ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे लिए नहीं, मैं सिर्फ आर्यन के लिए लौटी थी। उसने गहरी सांस ली। राजवीर, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो लिदिया को वापस आने दो। वो इनोसेंट है, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन राजवीर के हाथ लोहे जैसे थे। वो छूट ही नहीं पा रही थी। राजवीर, छोड़ो मुझे, तुम लिदिया को मार दोगे। राजवीर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अगर तुम्हें वापस पाने के लिए एक इनसिग्निफिकेंट जिंदगी कुर्बान करनी पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वहीं पैनिक में घूम रही थी। उधर वो डॉल और तेज चमकने लगा। मेरी सोल और जोर से खींचने लगी। और तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। आर्यन अंदर घुसा। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। राजवीर, आप कर क्या रहे हैं? राजवीर क्लियरली शॉक में था। तुम यहाँ कैसे? आर्यन को देखते ही वंदना की आंखें चमक उठीं। आर्यन, जल्दी उस आदमी के हाथ से डॉल छीनो। आर्यन ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर सीधे उस पतले आदमी पर जाकर रुकी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे पहले से लग रहा था तू सस्पिशियस है। उसने बिना एक सेकंड गवाए बात घुमा दी। वो आदमी बचने की कोशिश कर ही रहा था कि धड़ाक, बात सीधा उसकी कलाई पर लगी। आह! उसकी चीख निकल गई। ग्रे डॉल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन, रुक जाओ! राजवीर जोर से चिल्लाया। मैं तुम्हारी मां को वापस ला रहा हूं। राजवीर की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आर्यन वहीं जम गया। उसकी नजर पहले राजवीर पर गई, फिर मेरे शरीर में खड़ी वंदना पर। उसके दिमाग में शायद अभी अभी सब कनेक्ट हुआ था। मॉम, वो चाइल्डहुड निकनेम, वो ललेबाय, सब। उसने धीरे से नीचे पड़ा डॉल उठाया। उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। क्या? उसकी आवाज कांपी। क्या इससे मॉम सच में वापस आ सकती हैं? आर्यन, वंदना चीखी। अगर मैं वापस आई तो लिदिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहकर उसने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और डॉल की तरफ भागी। राजवीर उसे रोकने दौड़ा, लेकिन इस बार आर्यन बीच में आ गया। बस! उसकी आवाज कांप रही थी। ये पागलपन आखिर कब खत्म होगा? राजवीर ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल हो चुका था। तुम समझते नहीं हो। तुम्हारी मां को वापस लाने का यही एक तरीका है। आर्यन की आंखें लाल हो गई। और फिर क्या? उन्हें रोज उस आदमी का चेहरा देखना पड़े जिसने उन्हें धोखा दिया। क्या उससे वो खुश रहेंगी? राजवीर चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर वंदना की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ने आंखें बंद की, जैसे खुद को मजबूर कर रहा हो। फिर उसने पास रखा फ्लावर वास उठाया और पूरी ताकत से राजवीर के सिर पर दे मारा। धड़ाम! राजवीर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसकी नजर सिर्फ वंदना पर थी। उसके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो लिटरली इमोशनल होकर रोने लगी। मैंने वंदना के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी सुंदर और दयालु गोस्ट, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। फिर मैंने आर्यन की तरफ देखा, और ऑनेस्टली, ये लड़का भी बहुत अच्छा निकला। वंदना हल्का सा मुस्कुराई। उसने लाइटर निकाला।
और डॉल जलाने के लिए आगे बढ़ी। तभी मेरी नज़र आर्यन पर गई। वो चुप खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो रो नहीं रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। मैं अचानक बोल पड़ी, रुको। वंदना ने मुड़कर देखा। क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली। 1 घंटा पूरा होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है ना? वो धीरे से सिर हिलाने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो मैं बड़ी जेनरोसिटी दिखाते हुए अपना बॉडी तुम्हें 5 मिनट के लिए उधार देती हूँ। मैंने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हारा बेटा बहुत सद लग रहा है। जाओ, उसे प्रॉपर्ली हग कर लो। वंदना कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से अपने हाथ फैलाए। इधर आओ, बेटा। लिदिया 5 मिनट के लिए मुझे बॉडी बोरो करने दे रही है। चलो, एक बार ठीक से हग कर लेते हैं। मैं क्वाइटली कमरे से बाहर आ गई। ऑनेस्टली, बाहर खड़े खड़े मैं बोर्ड हो रही थी। 5 मिनट बाद अचानक मुझे जोर का खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे तेजी से अंदर खींच रहा हो। दुनिया घूमने लगी, और अगले ही पल मैं वापस अपने शरीर में थी। उधर फेल्ड रिचुअल की वजह से वो पतला आदमी जमीन पर खून थूक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो लड़खड़ाते हुए भाग गया। वंदना ने मुझे चुपचाप देखा। उसके चेहरे पर बहुत शांत मुस्कान थी। थैंक यू, लिदिया। दूसरी तरफ आर्यन जमीन पर बैठा था, घुटनों में चेहरा छुपाए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मैं उसके पास बैठ गई, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। रो लो, सब बाहर निकाल दो। राजवीर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हेड इंजरी तो थी ही, साथ में डॉक्टर्स को उसके लिवर में भी सीरियस प्रॉब्लम मिली। सिर्फ 1 महीने में वो बहुत बूढ़ा लगने लगा। और फिर आया आर्यन का 18th बर्थडे। स्कूल का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी उसी दिन था। उसने अपने फादर को इनवाइट नहीं किया, बस मुझे बुलाया। सेरेमनी के दौरान स्टूडेंट्स अपने एल्डर्स को बो करके थैंक्स बोल रहे थे। जब आर्यन मेरी तरफ झुका, तो उसकी नज़र मेरे फ्लैशी मैनिक्योर पर पड़ गई, और वो हंसी रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत धीरे से डांटा, हंसो मत, सीरियस रहो। फिर मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी मॉम अभी भी मेरे बगल में खड़ी हैं। आर्यन तुरंत फ्रीज हो गया। उसकी हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से दाईं तरफ मुड़कर रिस्पेक्टफुली बो किया। मैंने माथा पकड़ लिया। अरे, तुम्हारी मॉम लेफ्ट साइड में है। आर्यन ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ झुक गया। मैं हंसी रोकते रोकते मर रही थी। सेरेमनी खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स फोटोज लेने लगे। उधर आर्यन को उसके दोस्तों ने पकड़ लिया। चल चल, काव्या के साथ फोटो ले। पुअर बच्चा पूरा लाल हो गया। काव्या भी शर्म से नीचे देख रही थी। बाकी सारे क्लासमेट्स उन्हें टीज कर रहे थे। और आखिरकार दोनों साथ खड़े होकर अपनी पहली ऑकवर्ड सी फोटो खिंचवा ही बैठे। उन्हें हंसते मजाक करते देखकर मैंने लंबी सांस ली। यार, अब तो मैं खुद को बहुत बूढ़ा फील करने लगी हूँ। लिदिया, मैंने मुड़कर वंदना की तरफ देखा। उसकी आवाज पहले से भी हल्की हो चुकी थी। सोल स्विचिंग वाले इंसिडेंट के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी। अब धूप में खड़ी वो लगभग ट्रांसपेरेंट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हल्की सी हवा चले और वो गायब हो जाए। मेरे गले में कुछ अटक गया। कब? वंदना हल्का सा मुस्कुराई। बहुत जल्द। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोली, लिदिया, मैंने इस जिंदगी में काफी अच्छे काम किए हैं ना? तो अगली बार मुझे कोई खुश फैमिली मिलेगी, है ना? मेरी आंखें तुरंत भर आईं, लेकिन मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिलाया। डेफिनेटली, इस बार तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। आर्यन काफी देर तक दोस्तों के साथ फोटोज खिंचवाता रहा। जब वो आखिरकार भागते हुए वापस आया, उसके माथे पर पसीना था। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई।
हैप्पी बर्थडे। वो मुस्कुराया। थैंक्स। फिर उसने इधर उधर देखा। मॉम कहाँ है? मैं कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे से बोली, वो चली गईं। आर्यन वहीं रुक गया। उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर नीचे गिर गई। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी मॉम बिना किसी रिग्रेट के गई है। तुम्हें उनके लिए खुश होना चाहिए। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी। मैं खुश हूं। वंदना के दिए पैसों की वजह से मैं आखिरकार व्हाइट फैमिली के कंट्रोल से निकल पाई। एयरपोर्ट टर्मिनल में सूटकेस खींचते हुए मैं सामने चल रहे यंग कपल को देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन और काव्या हाथ पकड़े चल रहे थे। दोनों ने अभी अभी अपने A-levels फिनिश किए थे और सेम सिटी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था। मैंने फोन हिलाते हुए कहा, काव्या, अगर ये लड़का कभी तुम्हें परेशान करे ना, तो तुरंत मुझे कॉल करना। मैं फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाऊंगी और इसकी क्लास लगा दूंगी। काव्या ब्लश करते हुए हंस पड़ी। थैंक यू, लिदिया। आर्यन ने आंखें घुमा लीं। कौन किसे बुली कर रहा है? कल इसी ने मेरे हाथ पर ब्रूज बना दिया था। अच्छा किया। मैंने उसका बाल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया। इस साल शायद मैं तुम्हारी मॉम की मेमोरियल पर वापस ना आ पाऊं। मेरी तरफ से फ्लावर्स रख देना। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। श्योर, तुम टेंशन मत लो। फिर वो कुछ सेकंड चुप रहा। तुमने राजवीर के बारे में सुना? मैं रुक गई। क्या हुआ? डॉक्टर्स बोल रहे हैं शायद वो विंटर तक सर्वाइव ना करें। मैं कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से बोली, हर इंसान की अपनी फेट होती है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। और ऑनेस्टली, अब तुम्हें वो नफरत छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। पास्ट पकड़कर मत बैठो। दिल में बहुत बोझ रखोगे ना, तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आर्यन तुरंत हंस पड़ा। मैं अभी सिर्फ 18 का हूं। उसी वक्त एयरपोर्ट में बोर्डिंग अनाउंसमेंट गूंज उठी। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वेट। आर्यन ने अचानक अपना बैकपैक खोला, फिर उसमें से एक ब्राउन एनवलप निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये उस डिजाइन स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मॉम को सबसे ज्यादा पसंद था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्होंने मेरे लिए उसका ऑफर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे पता है, उन्हें हमेशा उसका रिग्रेट रहा। एनवलप लेते ही मेरी आंखें भर आईं। लिदिया। आर्यन ने बहुत सीरियसली मेरी तरफ देखा। थैंक यू। मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। सेंटिमेंटल मत बनो, वरना मैं भी रो दूंगी। बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आर्यन काव्या के आंसू पोंछ रहा था। ग्लास विंडो से आती धूप उन दोनों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत यूथ मूवी का आखिरी सीन हो। प्लेन में बैठने के बाद मैंने ब्राउन एनवलप खोला। डॉक्यूमेंट्स के बीच एक फोटो रखी थी। यंग वंदना आईफेल टावर के सामने खड़ी थी, चेहरे पर वही ब्राइट स्माइल। फोटो के पीछे लिखा था, लिदिया, मेरी तरफ से बड़ी दुनिया देखना। मैंने खिड़की के बाहर बादलों को देखा। एक पल के लिए लगा जैसे वंदना उन्हीं बादलों के बीच मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही हो। मैंने धीरे से फुसफुसाया, जरूर।